हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं प्रदीप मालविया एक बार फिर आपके साथ आ चुका हूँ एक नए सेशन के साथ। जैसा कि आपको पता है, हम आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छा करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डिस्कशन किया था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन का हमारे लास्ट चैप्टर जो दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। और आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे इन कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का, जो कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन को और भी अच्छा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिफाइन मोनोसैकेराइड। सो एज वी डिस्कस इन दी प्रीवियस लेक्चर, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब क्या होता है? बेसिकली इनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, है ना। और इसके साथ साथ इनमें मल्टीपल OH आपके मीन जो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं वो भी आपके प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। So basically we can say that they are the polyhydroxy aldehyde or ketones or the substance which give these substance on hydrolysis। या तो ये polyhydroxy aldehyde और कीटोन होंगे या फिर ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कि हाइड्रोलाइसिस पर हमें polyhydroxy aldehyde या कीटोन प्रोवाइड करते हैं, वो उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O। क्लियर है? CxH2O यहाँ पर नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें डीऑक्सीराइबोज, रेमनोज डू नॉट ओबे दिस फॉर्मूला बट दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है इस फॉर्मूले के, जैसे आपके रेमनोज, डीऑक्सीराइबोज आपका और रेमनोहेक्सोज, ये बेसिकली इस फॉर्मूले को ओबे नहीं करते बट क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्पल एमसीक्यूज का आपका बन सकता है। अब बात करते हैं हमारा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ था। तो मोनोसैकेराइड बेसिकली क्या होता है? ये आपके सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट रहते हैं जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकते इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स में। मतलब इनका हाइड्रोलाइसिस करके कुछ स्मॉलर आपके जो कंपाउंड्स हैं, इनसे छोटे कंपाउंड्स हैं, इनको इनमें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता। ऐसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड होते हैं। ये बेसिकली अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो इनको एल्डोज कहेंगे, कीटोन ग्रुप है तो कीटोज। ये डिपेंड करता है, एल्डिहाइड है तो एल्डोज, कीटोन ग्रुप है कीटोज। अगर नंबर ऑफ कार्बन भी प्रेजेंट है तो उस बेसिस पे हम कैसे कहते हैं? ट्रायोज। ट्रायोज मतलब अगर 3 कार्बन है ट्रायोज होगा, 4 कार्बन है तो टेट्रोज होगा, 5 है तो पेंटोज होगा, 6 है तो हेक्सोज होगा। क्लियर है? तो आज जो भी सारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं बेसिकली वो स्वीट होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और ऑल्सो कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये डिफ्यूज हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका एल्डोहेक्सोज है, लेकिन फ्रक्टोज क्या है आपका? कीटोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का मतलब देखो, एल्डो मतलब क्या? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। हेक्सोज मतलब कितने? 6 कार्बन है तो C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, लेकिन फ्रक्टोज भी आपका एल्डोहेक्सोज है, लेकिन इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है? इट इज अ कीटोहेक्सोज, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड इट हैज अ कीटोन ग्रुप पर्टिकुलर। तो दोनों में ही आपके 6 कार्बन रहते हैं। क्लियर? तो मोनोसैकेराइड आपके डिफाइन हो गए। हमने कार्बोहाइड्रेट का भी हमने डिस्कशन कर लिया कि कार्बोहाइड्रेट आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, और मोनोसैकेराइड मतलब आपके ऐसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि फर्दर सिंपलर कंपाउंड्स में हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट और सुक्रोज और लैक्टोज का क्या है? तो बेसिकली सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है वो तो हमने देखा हुआ है। लैक्टोज की बात करते हैं तो जब सुक्रोज के हाइड्रोलाइज किया जाता है, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो बेसिकली ये आपका 2 सिंपलर यूनिट्स प्रोवाइड करता है। एक होता है आपका ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है आपका फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज, सुक्रोज बेसिकली हाइड्रोलाइसिस पर क्या देता है? हमें ग्लूकोज देता है और क्या देता है? फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 है और इसका फॉर्मूला भी आपका C6H12O6 है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें जो कि फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं लैक्टोज की। तो लैक्टोज भी आपका क्या है? बेसिकली डाइसैकेराइड है। ये भी हाइड्रोलाइसिस पे आपका हाइड्रोलाइसिस पर बेसिकली क्या है? 2 सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करता है। एक होता है आपका गैलेक्टोज
गैलेक्टोज, ये भी आपकी एल्डोहेक्सोज शुगर है। और दूसरा जो मोनोसैकेराइड यूनिट है ग्लूकोज, ये दोनों ही क्या है आपकी एल्डोहेक्सोज शुगर है, दोनों ही क्या है आपकी एल्डोहेक्सोज शुगर है। क्लियर है, एल्डोहेक्सोज शुगर है। बस डिफरेंस क्या है इसमें अगर हम बात करें तो गैलेक्टोज में जो थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, थर्ड 3 एंड जो फोर्थ कार्बन है उसमें जो OH ग्रुप होता है वो आपका राइट हैंड साइड होता है। क्लियर है, मतलब उसका दोनों का जो अगर हम बात करें दोनों का अगर जो कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेसिकली अल्फा डी एल होता है, डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ कार्बन को OH आपका राइट हैंड साइड पे होगा फिजर प्रोजेक्शन में, और ग्लूकोज में वो केवल थर्ड वाले कार्बन पे आपका जो OH है वो इस साइड होगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, फॉस्फोपेप्टाइड बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बेसिकली इन तीनों टाइप के बॉन्ड को हमने जो हमारे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है उनमें हमने डिस्कस किया था। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है बेसिकली ये आपका कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है जो कि प्रेजेंट होता है टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बीच, दैट प्रेजेंट बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट। मतलब जब मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं तो वो कौन से बॉन्ड से कंबाइन होती हैं, वो होती हैं आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड से कंबाइन होती हैं और फर्दर आपका डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करती हैं। अब हम बात करते हैं अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड आपका कौन सा बॉन्ड है, जो CONH वाला बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है और ये बेसिकली आपके अमाइनो एसिड्स के बीच प्रेजेंट होता है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड्स के बीच प्रेजेंट होता है। और हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात करें, किस बॉन्ड की, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की अगर बात की जाए तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपका एक ऐसा बॉन्ड है, ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच प्रेजेंट होने वाला बॉन्ड है और ये बेसिकली इससे हमारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते हैं और न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि DNA RNA हो सकती है। क्लियर है, तो तीनों टाइप्स के बॉन्ड हमने डिस्कशन कर लिया है। पहला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किनके बीच होता है, मोनोसैकेराइड यूनिट के बीच प्रेजेंट होता है। पेप्टाइड बॉन्ड आपका अमाइनो एसिड और आपका जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है दैट प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल्स, है ना, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा एंड दे विल फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिटर आयन क्या है बेसिकली। तो जिटर आयन जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किया था, बेसिकली एक ऐसा आयन है दैट हैज बोथ सेंटर पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव, दोनों तरीके के सेंटर होते हैं और इसमें बेसिकली ये क्यों होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन के कारण, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सी टू अमाइनो ग्रुप अल्फा अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइपोलर अमाइन कॉल्ड ज्विटर आयन। तो बेसिकली ये आपका RCH, यहाँ पर NH2 है और ये आपका COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमाइनो ग्रुप के बीच प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन मींस H+ आयन, तो H+ आयन यहाँ ट्रांसफर होगा, सो इट विल बिहेव एज NH3+ एंड COO- एंड RCH। तो बेसिकली इस तरीके के जो आयंस है इसको क्या कहा जाता है, इसी आयंस को क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन, जिसमें दोनों ही सेंटर होते हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर दोनों। क्लियर है, इस आयन को क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की क्या होते हैं, तो अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें, अमाइनो एसिड्स की अगर नीड के अकॉर्डिंग बात की जाए तो बेसिकली टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें हमारे जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं, कितने, 20 में से अगर हम बात करें 10 अमाइनो एसिड्स की, तो 10 अमाइनो एसिड्स हमारे ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। 10 अमाइनो एसिड्स ये आपकी किस बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और अदर जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं वो बेसिकली हमें कैसे कंज्यूम करना पड़ता है, उन्हें हमें कंज्यूम करना पड़ता है एक्सटर्नल डाइट के फॉर्म में। मतलब इन अमाइनो एसिड्स को हमें एक्सटर्नल डाइट के फॉर्म में लेना पड़ता है ताकि बॉडी में इनकी क्वांटिटी बनी रहे। अगर इनकी कमी होगी तो डिफरेंट टाइप की डिसीजेज हमें हो सकती हैं। तो बेसिकली ऐसे अमाइनो एसिड जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स को कहा जाता है दे आर बेसिकली नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और ऐसे अमाइनो एसिड जिन्हें हमें एक्सटर्नल डाइट के फॉर्म में हमें लेना रहता है
तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को क्या कहा जाता है? इन अमाइनो एसिड्स को एसेंशियल अमाइनो एसिड कहा जाता है। What is called? They called essential amino acids. So amino acid क्या है? The amino acid that cannot be made in our body and must be supplied from outside. Means these amino acids cannot be synthesized in our body and they must be supplied from the outside. The lack of these amino acid in diet can cause a lot of diseases like Kwashiorkor, the diseases in which water balance in the body is disturbed. Clear? Essential amino acids are 10 in number. Clear? Non-essential amino acids क्या होते हैं हमारे? They are those that can be synthesized in our body. तो अगर हमारी बॉडी में ये अमाइनो एसिड सिंथेसाइज्ड हो सकते हैं, it means we do not have to take these amino acid through the external diet. Clear? So total 20 amino acids में हमने देखा कि 10 amino acids आपके essential amino acids हैं and rest of 10 amino acids are non-essential amino acids. Clear? These non-essential amino acids. क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? तो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड का जो मेन मेजर डिफरेंस है, बेसिकली न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो आपका राइबोस शुगर के साथ जब हम कोई भी नाइट्रोजनस बेस ऐड करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? न्यूक्लियोसाइड का। सपोज राइबोस शुगर हमने कौन सा ली? हमने डीऑक्सी राइबोस शुगर ली, डीऑक्सी राइबोस, और डीऑक्सी राइबोस के साथ हमने एडेनिन नाइट्रोजनस बेस को ऐड किया, तो जो बनने वाला न्यूक्लियोसाइड होगा दैट इज एडिनोसाइड, दैट इज एडिनोसाइड। अब एडिनोसाइड मींस न्यूक्लियोसाइड में जब हम एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं, एडिनोसाइड न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाता है तो जो जिस स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। मीन्स अगर एडिनोसाइड में हम एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे, कौन सा ग्रुप ऐड कर देंगे? फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे, तो इसे कहा जाता है एडिनिलिक एसिड। एडिनिलिक एसिड बेसिकली एसिड के फॉर्म में लिखा जाता है, एडिनाइलिक एसिड कहा जाता है, और ये बेसिकली ये क्या होता है? ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड होता है। तो जो मेन डिफरेंस है न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजनस बेस आपका प्लस राइबोस शुगर, ये आपका न्यूक्लियोसाइड होगा, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में अगर अपन फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे, फॉस्फेट ग्रुप, तो ये क्या इसको इस ग्रुप को क्या कहेंगे? इस ग्रुप को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोसाइड मींस आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोस शुगर आपका न्यूक्लियोसाइड होगा, जबकि न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो इट विल फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे नेम से क्लियर है। डीएनए क्या होता है? बेसिकली डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली मेनली ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए, ये आपका साइटोप्लाज्म में होता है आरएनए। बेसिकली डीएनए कैसा? डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली अब जो शुगर मॉलिक्यूल है इसमें डीएनए में 2-डीऑक्सीराइबोस होता है, इसमें कौन सी शुगर यूज होती है? राइबोस। नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल इसमें प्रेजेंट नहीं होता, इसमें थायमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें थायमीन प्रेजेंट नहीं होता। आपका रेप्लिकेशन कर सकता है, डीएनए की प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन करने की, आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट, मतलब यूजुअली रेप्लिकेट नहीं होता, कंडीशंस अप्लाई होती हैं इसके रेप्लिकेशन के लिए भी। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, हेल्प्स इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस। तो जो आरएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन जो डीएनए है इट इज द मेन फैक्टर फॉर हेरिडिटी, मींस द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्लियर है? तो ये थे हमारे डीएनए आरएनए में कुछ इंपॉर्टेंट आपके डिफरेंस बिटवीन, तो इनको आप रीड कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। तो ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं? बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन में अधिकतर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन से, ग्लोबुलर प्रोटीन आर क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ बेसिक एंड एसिडिक अमाइनो एसिड। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं उनमें बेसिक और एसिडिक दोनों अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, इसमें एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और जो प्रोटीन बनते हैं आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं? दीज आर लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट।
क्लियर। तो फिब्रस प्रोटीन जैसे नेम से क्लियर है, बेसिकली फाइबर टाइप के, जैसे आपका फाइबर कैसे स्ट्रक्चर में, ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर में रहता है, तो इस टाइप के जो प्रोटीन होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। लेकिन अगर इन फाइबर्स को हम कॉइलिंग कर दें या डिफरेंट कॉइलिंग कर दें तो बनने वाला प्रोटीन क्या होता है, आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये बेसिकली इनसॉल्युबल रहते हैं कॉमन सॉल्वेंट में, बट लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की बात की जाए तो उनमें ये आपके सॉल्युबल है। ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, फोल्डेड होते हैं, 3 डायमेंशनल स्फेरॉइडल शेप होता है इनका, और ये लॉन्ग आपके लीनियर चेन में होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब इन लॉन्ग लीनियर चेन्स के बीच में कैसा आपका ये लॉन्ग लीनियर चेन्स होती है और इनके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर है, जिसके ये हमारा फिब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो। क्लियर। जैसे एग्जांपल हो गया आपका एल्बुमिन जो कि एग में प्रेजेंट होता है, वो आपका एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। आपका केराटिन जो हेयर में प्रेजेंट होता है, फिब्रिनोलिन जो कि सिल्क में, कोलेजन, आपका टेंड्रॉन्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये सब क्या है आपके फाइब्रस प्रोटीन। क्लियर है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन का आपका डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन बताना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप पूछा जाता है। तो अगर स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम प्रोटीन को फर्दर क्लासिफाई करें तो बेसिकली 3 टाइप्स में हम कर सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी, तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सीक्वेंस है इनमें अमाइनो एसिड्स का बेसिकली इस टाइप में अरेंज होता है कि एक लीनियर चेन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एलेनिन, लुइसिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सारे अमाइनो एसिड आपस में ऐसे कंबाइन होंगे, एक लीनियर चेन का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब इस टाइप की आपकी लीनियर चेन का फॉर्मेशन करेंगे। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका 2 टाइप का होता है, एक तो अल्फा हेलिक्स टाइप का होता है और बीटा शीट टाइप का होता है। अल्फा हेलिक्स टाइप में क्या होता है कि ये जो हमारा जो लीनियर स्ट्रक्चर है ऐसा, ये जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर है इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बीच ऐसी कॉइलिंग हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये आपका शेप ले लेते हैं, है ना। जैसे अगर डबल स्ट्रैंड रहा तो ये ऐसी कॉइलिंग इनमें हो जाती है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहता है। ये मैंने डबल स्ट्रैंड बताया, सिंगल स्ट्रैंड में ऐसी बेसिकली कॉइलिंग होती है जैसे ऐसा ये। तो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है आपका, ये अल्फा हेलिक्स टाइप का। बीटा शीट टाइप का, बीटा शीट टाइप का स्ट्रक्चर भी सेम ऐसे ही आपका रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कुछ इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर ऐसे मिलता है। ये बीटा शीट टाइप का स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस टाइप का होता है। तो जैसे अल्फा हेलिक्स में इसमें जो साइज ऑफ ग्रुप है आर लार्ज होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं जिसमें एक अमाइनो एसिड और दूसरे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच, तो ऑफ द 4th अमाइनो एसिड जो आपके पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें प्रोटीन को देते हैं। तो मेन जो कॉज है आपका प्रोटीन के अल्फा स्ट्रक्चर होने का, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि सीओ ग्रुप, एक अमाइनो एसिड के सीओ ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के जो NH ग्रुप होगा, जो 4th अमाइनो एसिड, उसके NH इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। बीटा प्लेटेड शीट में साइज ऑफ आर ग्रुप ये कब बनता है, जब स्मॉल रहता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन CO ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन विथ NH ऑफ द अदर पॉलीपेप्टाइड चेन। समझने वाली बात यही है कि देखो अल्फा हेलिक्स टाइप में एक ही आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है और एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में सपोज एक अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड का जो CONH वाला ग्रुप है, CO यहाँ पर है, और सेम 4th ग्रुप का जो NH वाला ग्रुप है यहाँ, तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। लेकिन बीटा शीट टाइप के स्ट्रक्चर में ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो जिसमें एक ग्रुप का अगर CO है, दूसरा NH, एक ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसमें दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। क्लियर। ये कब होता है, जब आपका एल्काइल ग्रुप स्मॉल होता है, और ये कब होता है, जब एल्काइल ग्रुप लार्ज होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को शो करता है। जैसे कि अभी हम फर्दर अगर हम स्ट्रक्चर से देखें तो ये जो लीनियर वाला सीक्वेंस है ये आपका क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये डॉट डॉट अगर आप देख रहे हैं तो ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यहाँ पर
ये तो इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर कॉइलिंग होगा तो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंड स्ट्रक्चर में भी कैसा ये आपका अल्फा हेलिक्स टाइप का। अगर और फर्दर कॉइलिंग होगी इनके बीच में तो ये जो बनने वाला स्ट्रक्चर होगा दैट इज आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में अगर और फर्दर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज होते हैं तो ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का। क्लियर है? क्लियर? तो आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में। तो डीनेचुरेशन प्रोटीन क्या होता है? बेसिकली जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ग्लोबुलर प्रोटीन जैसे स्फेरिक शेप में होते हैं, इनमें बहुत से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक स्फेरॉइड शेप होता है। जब हम इनको हीट करते हैं वाटर में ऑन ट्रीटमेंट विद मिनरल एसिड और बेस के साथ जब इन ट्रीटेड करते हैं तो ये अंडरगो कोगुलेशन होता है और प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है ना, टू गिव फाइब्रस प्रोटीन विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है? तो जब ग्लोबुलर प्रोटीन्स को हम किसी पर्टिकुलर रिएजेंट जैसे या तो उनको हॉट करें हम, मतलब बॉयल करें, या फिर उनमें कोई एसिड या फिर बेस ऐड करने पे क्या होता है, इनमें कोगुलेशन मतलब जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बेसिकली आपस में कंडेंस होने लगते हैं और कैसे फाइब्रस प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि वाटर इनसॉल्युबल रहते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आफ्टर कोगुलेशन प्रोटीन लूज देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। मतलब प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, है ना। ये आपका रिवर्सिबल हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है प्रोसेस पर। जैसे लैक्टोएल्बुमिन जैसे चीज है, इसके कोगुलेशन से ये आपका प्रोटीन है लैक्टोएल्बुमिन, इसके कोगुलेशन से चीज का फॉर्मेशन करता है, जैसे कोगुलेशन ऑफ एल्बुमिन। ये आपका डीनेचुरेशन का एग्जांपल है। जैसे एग जो एल्बुमिन का अगर हम डीनेचुरेशन कहें तो जो एग में सिंपल जो प्रोसेस देखिए दैट इज डीनेचुरेशन। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट होते तो वो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों की जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो और भी अच्छी हो सके। थैंक यू।